Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and get benefited from these lectures. Today we will do the summary of Stopping by Woods on a Snowy Evening, and we will also cover the question answer section. Firstly, we will do the comprehension, answer the following questions, and then we will do the summary. Your first question is, who is the speaker in the poem? Answer is the horse rider is the speaker in the poem. पोएम में बोल कौन रहा है, यानी पोएम को के बारे में जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कौन बता रहा है आपको, तो वो जो स्पीकर है वो हॉर्स राइडर है. Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? फर्स्ट स्टैंजा जो पोएम का है उसमें किसको रेफ़र कर रहा है, स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो लैंड ऑनर के बारे में बात कर रहा है. जो ऑनर ऑफ द वुड है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो यहाँ पर नहीं रहता, वो विलेज में रहता है और वो मुझे यहाँ पर खड़े हुए रुके हुए नहीं देख सकेगा. सो द आंसर इज द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड्स. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर? साल की सबसे तारीख जो शाम है उसमें स्पीकर क्यों रुक गया वहाँ पर? द स्पीकर स्टॉप्स देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द डार्केस्ट इवनिंग बिकॉज द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप. स्पीकर इसलिए वहाँ पर रुक गया है क्योंकि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो उसको एंजॉय करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इंचांटिंग है उसके लिए. एंड डार्केस्ट इवनिंग जो है उसको भी वहाँ पे एंजॉय करना चाह रहा है. स्नो फॉलिंग जो भी वो उसमें आपने पढ़ा है कि एक सीन जो है वो स्केच उसका आपकी इमेजिनेशंस में क्रिएट करता है, तो वो उसको एंजॉय कर रहा है, तभी वो अपने लफ्ज़ों में ये लिख रहा है जो पोइट है. बिकॉज द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, क्योंकि जो वुड्स हैं उनके बारे में भी वो लिखता है कि वो डार्क हैं, लवली हैं, डीप हैं, बहुत ज़्यादा गहराई है इस सीन में, तो वो उसको देखना चाह रहा है, रुक कर इंजॉय करना चाह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर? बेचैन होकर घोड़ा जो है वो अपने मास्टर का अगले मूव का इंतज़ार क्यों कर रहा है? The horse thinks there is no farmhouse nearby. He will be unable to get any food. क्योंकि पास कोई फार्म हाउस नहीं है तो हॉर्स जो है वो ये सोच रहा है कि खाने को यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता, तो मास्टर जो है ये क्यों रुक गया है, अपनी जर्नी को क्यों रोक दिया है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन इज, द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसकी खूबसूरती है नेचर की, उससे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा महव हो गया है. वाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इंजॉय नेचर्स ब्यूटी? तो वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम क्यों नहीं रुका उस ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए? आंसर इज, ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ डार्क, डीप एंड लवली वुड्स. डार्क, डीप एंड लवली वुड्स, चूँकि वो उसने खुद ये लाइन इसी तरह लिखी है पोइट ने, दैट इज़ वाई आप भी इसको इसी तरह लेंगे. उसकी ब्यूटी को में बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा महव हो गया है, बट ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप. लेकिन उसके कुछ प्रोमिसेस हैं जो उसको पूरे करने हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको उसने पूरा करना है, और वो अगर यहीं पे रुका रहा तो वो फिर अपने प्रोमिसेस को कंप्लीट नहीं कर सकेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकेगा. दैट इज़ वाई he has to leave this place. Now we will do the summary from your notes. आप अपने नोट्स से समरी को पढ़ेंगे. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is composed by Robert Frost. जो भी पोएम है वो उसके लिए आप राइट नहीं लिखते, आप हमेशा कंपोज लिखते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग को. एंड ही वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट. मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अमेरिकन पोइट है. The apparent meaning of the poem is that the poet is enjoying the beauty of nature in the darkest evening of the year in the snowy weather. इसके जो ज़ाहिरी मतलब नज़र आ रहा है, पोएम जो होती है उसके डीप मीनिंग होते हैं, उसके अपेरेंट मीनिंग भी होते हैं. अपेरेंट जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और डीप आप जितना ज़्यादा उसके बारे में उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, आप उसके डीप मीनिंग जो है वो जानना शुरू कर देते हैं. तो अपेरेंट मीनिंग्स क्या हैं इसके पोएम के? वो ये है कि जो पोइट है वो एंजॉय कर रहा है नेचर की ब्यूटी को डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर में, और जो वेदर है वो बहुत स्नोई है. हाउ एवर द सेंट्रल फोकस ऑफ द पोएम इज नॉट द वुड्स. जो सेंट्रल फोकस है पोएम का वो जंगल नहीं है. ही इज एंजॉइंग द सीन बट ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप.
वो इंजॉय कर रहे हैं सीन को, लेकिन उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है, एंड माइल्स टू गो टू ट्रैवल बिफोर ही स्लीप्स। उसको सोने से पहले बहुत लंबी जर्नी करनी है, लॉन्ग जर्नी पे उसने जाना है और उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, इसलिए वो वहां पर रुककर सीन को एंजॉय नहीं कर सकता। द अंडरलाइंग मीनिंग इज दैट, अब जो उसकी डीप मीनिंग है वो क्या है, समटाइम्स वन इज एंजॉइंग द ब्यूटीज एंड अट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग्स, but the responsibilities of the worldly life gives one a setback and forces one to escape from the beautiful scene and turn back to the harsh realities of life. यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो वहाँ उस खूबसूरत जगह की अट्रैक्शन है और ब्यूटी है उसको कोई इंजॉय करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस पर मौजूद हैं, तो उसको वापस पलटना है, इस इमेजिनेटिव प्लेस से निकलना है, इस इंचांटिंग जो सीन है उससे उसको बाहर आना है, एंड फोर्सेस वन टू स्केप फ्रॉम द ब्यूटीफुल सीन, और वहां से उसको जाना है, टर्न बैक टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो हकीकतें हैं, तल्ख हकीकतें हैं, उनको फेस करना है। यहाँ पे इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी जो है उसका थीम भी मौजूद है कि जो इमेजिनेशंस हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इंसान चाहता है कि वो जब भी इमेजिन करे चीज़ों को तो वो बहुत ज़्यादा सूदिंग फील करता है, उसको अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब वो पलट के रियलिटीज़ में देखता है अपनी दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ हैं, तो उसको पता चलता है कि जो इमेजिनेशंस थी वो बहुत खूबसूरत थी, बट वो इमेजिनेशंस थी। उसको बिल आखिर वहाँ उन इमेजिनेशंस को छोड़ के रियलिटी की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का असूल है। नेक्स्ट द पोएम स्टेट्स दैट on a snowy winter evening, the poet who is returning home after a long, tiresome journey stops for a while along a small forest. कि एक छोटा सा जो जंगल है वहाँ पर वो अपना एक लंबा सफ़र करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ है और वहाँ पर वो रुक जाता है, और ये स्नोई विंटर इवनिंग है। द पोएट थिंक्स दैट ही नोज द पर्सन टू होम द फॉरेस्ट बिलोंग्स। पोएट कहता है कि आदमी जो है वो जानता है कि जो स्पीकर है वो ये अज्यूम कर रहा है कि ये जो जंगल है ये किस से बिलोंग करता है, कौन इसका ऑनर है, शायद वो इस बात को जानता है। द ऑनर ऑफ दैट लैंड लिव्स इन अ नियर बाय विलेज, और वो करीब ही एक जो ऑनर है वो एक गांव में रहता है। द पोएट वाज वंडर स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड विद स्नो। जो फॉरेस्ट है वो मुकम्मल ढक चुका है स्नो से, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, और जो पोएट है बहुत ज़्यादा हैरान है, वो बहुत महव है उसको देखने में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर द पोएम इज टीमिंग विद मिस्टिक सिंबोलिज्म। It means the darkest evening of the year is the most beautiful moments of self enlightenment। कि जो पोइट है उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है जब वो अपने अंदर झांक कर देख रहा है, खामोशी है, अंधेरा है, और स्नो फॉलिंग भी है, डाउनी फ्लेक्स जो हैं वो उसके बारे में बात की जा रही है। और जो फॉरेस्ट है, वुड्स हैं, दे आर कवर्ड अप विद स्नो। तो बहुत ही मिस्टीरियस सा, बहुत इंचैंटिंग सा एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में वो सेल्फ एनलाइटमेंट का मोमेंट जो है उसको मिल रहा है। व्हेन नेचर इज प्लेइंग इट्स ओन म्यूजिक, इट्स ओन मिस्ट। नेचर जो है उसकी अपनी एक आवाज़ है, एक अपना म्यूजिक है। जब जो है वो स्मूथली विंड इज ब्लोइंग, और फिर जो डाउनी फ्लेक्स हैं और जो हॉर्नस बेल्स हैं उसके घोड़े के गले में, तो वो शेक कर रही हैं। तो ये सब जो आवाज़ें वहाँ पे पैदा हो रही हैं, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी जो है सिचुएशन है कि जब एक इंसान शहर में होता है, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस पे होता है, तो वहाँ पे उसको ये सब कुछ महसूस नहीं हो सकता क्योंकि खामोशी नहीं होती। लेकिन ये जो मोमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा खामोशी है, तो इसलिए बहुत ही माइनर सा एक जो भी आवाज़ पैदा हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। और जो पोइट है, स्पीकर है, वो कह रहा है कि वेयर वी फाइंड अवर सेल्व्स अवे फ्रॉम द क्योस ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉइज, टारगेट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। कि दुनिया का जो क्योस है, जो आवाज़ें हैं, जो दुनिया के टारगेट्स, एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोगों के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं, हम उनमें बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वो ऐसे लम्हात नहीं होते कि जब हमें सेल्फ एनलाइटमेंट का मौका मिलता है। लेकिन ये जो मौका है, ये जो मोमेंट है, ये सेल्फ एनलाइटमेंट का है। लेकिन डिस्पाइट द पीस एंड द कम्फर्ट, फ्रॉस्ट फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन।
यहाँ पे पीस है, कंफर्ट है, लेकिन फ्रॉस्ट अकेला है. नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल और सैड द सिचुएशन इज, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेल्स अस टू मूव ऑन. सो द पोएट कीप्स मूविंग. जितनी भी खूबसूरत जगह है, जितनी भी किसी लम्हे में खूबसूरती है, उदासी है, कोई भी सिचुएशन है, लेकिन हमें क्या करना है, हम उससे निकल जाते हैं. इंसान जो है, यही दुनिया है और यही दुनिया का दस्तूर है कि खुशी का लम्हा भी गुजर जाता है, दुख का लम्हा भी गुजर जाता है, और इंसान जो है उसको मूव ऑन करना पड़ता है, उसको आगे बढ़ना पड़ता है. Then the world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imaginations. कि जो फैंटेसी की दुनिया, इमेजिनेशन की दुनिया है, वो बहुत ज़्यादा इनवाइटिंग है, अपीलिंग है, इंसान को बहुत अपील करता है. इंसान को कहीं पे अकेले बैठकर सोचना, किसी लम्हे के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है, और इमेजिनेशंस में इंसान खुश भी बहुत होता है और उसको बहुत सूदिंग फील होता है. लेकिन क्या करता है, इंसान को हमेशा जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, रियलिटी में भी और इमेजिनेशंस में भी, क्योंकि जब वो हर वक्त इमेजिनेशन की दुनिया में रहेगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकेगा. लेकिन अगर इंसान सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही पूरा करता रहेगा और फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस की तरफ तवज्जो नहीं देगा, तो फिर वो मैकेनिकल लाइफ जिएगा. तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है.